हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए नया चैप्टर जो कि है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके ऊपर जेईई मेंस में हर साल एक नया क्वेश्चन तो जरूर से बनता है। जेईई मेंस में हर साल एक नया क्वेश्चन तो जरूर आएगा और ये टॉपिक जो है जेईई मेंस ओरिएंटेड है। तो इसको कर लो भाई, छोटा सा टॉपिक है, हर साल एक नया क्वेश्चन आता ही है। 2-3 वीडियो बनेंगे इसके ऊपर, आप सारा देख लो, गारंटीड आपको वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको 3-4 वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करा दूंगा। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है जो कि है डिस्प्लेसमेंट करंट। हम समझेंगे भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है, कहाँ से इसका जन्म हुआ है, और उसी के ऊपर से कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो उसके ऊपर उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग पूरा हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई करो, और मेनली आज तो सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से नोट करना, बिकॉज एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज का लेक्चर मैं बता देता हूं कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला है आज का लेक्चर। तो आपने अगर देख लिया ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी भाई कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक हम कर क्या रहे थे, और आपको फिजिक्स पे इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर भले थियोरेटिकल है लेकिन आप पूरा देखना, आपको बहुत मजा आएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फिजिक्स के अंदर कि भाई ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, वो मैं सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक एक पॉइंट छोटे छोटे ध्यान से नोट कर लेना। तो आप अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसके नाम से हमको समझ पड़ता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कोई ऐसा वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगी। तो भाई ऐसे वेव का जन्म कहाँ से हुआ, तो हम उसको थोड़ा बहुत समझते हैं। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, उसके बीच में भी एक वेव है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। जो साउंड एक वेव है, देखो साउंड आप तक कैसे पहुंच रही है, क्योंकि साउंड एक वेव है, उसको मीडियम चाहिए। मतलब हवा में मीडियम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं और मेरे कैमरा तक और आपके फ़ोन तक आवाज़ पहुंच रही है, इसलिए आप उसको सुन पा रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पे वैक्यूम होता ना, मतलब कोई फ्री स्पेस होता, तब आप साउंड नहीं सुन पाते। मीन्स स्पेस में 2 आदमी साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके बीच में होता है वैक्यूम। तो वैक्यूम में क्या है कि वेव जो है ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस प्रकार के वेव्स होते हैं जिनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीन्स ये वेव जो है स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपको पता है कि सन से लेके अर्थ तक जो है रेडिएशंस आती हैं। सन से लेके अर्थ तक क्या आती है, रेडिएशन। तो सन से लेके अर्थ तक वो रेडिएशन पहुंचती हैं, लेकिन आप वो रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती हैं। लेकिन आपके मन में डाउट आना चाहिए कि भाई मतलब क्या बोलते हैं, अर्थ के बाहर तो स्पेस है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, कोई मतलब वैक्यूम है वहाँ पे, तो रेडिएशन यहाँ तक पहुँच क्यों रही है। तो रेडिएशन जो होती है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मीन्स इनको कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। ये लोग बिना मीडियम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो दूसरी बात, ये वेव बनते किस तरह से हैं, इनकी पूरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझने के लिए आज हमारा पूरा डिटेल का लेक्चर है। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत अब इसके बारे में हम समझेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, देखो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ध्यान से इसमें देख सकते हो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑसिलेट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। लेकिन आप देखोगे ध्यान से तो जो वेव का जो मोशन है ना, वो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है ना ही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, वो तीसरे डायरेक्शन में है। मतलब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, वेव ऊपर की तरफ है, तो वेव जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है ना ही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऑसिलेट कर रही है, लेकिन वेव जो है क्या बढ़ रही है, आगे। समझ रहे हो, मतलब वेव का जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो भाई ऐसा हुआ कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर कैसे हो गए।
और दूसरी बात आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई हम स्पेस में जब होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए चार्ज चाहिए हमको, भाई चार्ज होंगे तभी तो चार्ज निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके अंदर। तो स्पेस में कहाँ से चार्ज होते हैं? स्पेस होता है वहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं होते, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता। और दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमको या तो हमको करंट कैरिंग कॉइल चाहिए, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, या तो हमको मैग्नेट चाहिए, बार मैग्नेट, ये सब। तो स्पेस में तो ना ही बार मैग्नेट है और ना ही कोई करंट कैरिंग कॉइल है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बन रही है? ठीक है, अगर ये दो चीज़ बनेगी ही नहीं तो भाई वेव्स जनरेट कैसे होंगे? लेकिन आप ध्यान से देख सकते हो कि अर्थ से लेके सन तक ये वेव्स आती हैं, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बन रही हैं। तो भाई किस तरह से बनती हैं उसका प्रोसेस हम समझने वाले हैं, क्योंकि भाई आसमान में तो ना ही क्या बोलते हैं, स्पेस में तो ना ही चार्जेस है, ना ही कोई मैग्नेट है, ना ही कोई करंट कैरिंग कॉइल है, तो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का कोई सोर्स है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाने का कोई सोर्स है। तो भाई ये वेव्स जनरेट कैसे हो रही हैं? तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर छुपा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। तो हमको उसके थोड़ा बहुत पीछे जाके हमको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा भाई ये वेव्स किस प्रकार की होती हैं। आपको धीरे धीरे करके एक एक सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो हम थोड़ा बहुत समझते हैं अब। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इसका डिटेल कॉन्सेप्ट चैप्टर लेक्चर नंबर 2 में आएगा। लेक्चर में हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है जे की कॉन्सेप्ट के, उसको हम समझेंगे। क्लियर है? तो अब अपने टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ कि 1831 में माइकल फैराडे ने हमको लॉ दिया, जो कि था लॉ ऑफ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने पढ़ा भी है कि माइकल फैराडे ने हमको क्या लॉ दिया था, माइकल फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो लॉ में उन्होंने क्या बोला था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, क्या बोला था, वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, थोड़ा लिख दो यहाँ पे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के बहुत तरीके हैं भाई, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, चाहे आप एरिया चेंज कर दो, चाहे आप थीटा चेंज करो। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होगा ना कि बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने बहुत तरीके हैं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, चाहे एरिया चेंज हो रहा हो, चाहे मतलब कॉइल और वो क्या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज हो रहा हो, थीटा चेंज हो रहा हो। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा लिंक्ड विथ कॉइल, हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हो, होप सो आपको टॉपिक याद होगा, थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला भी याद होगा तो भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, EMF is induced in it। ठीक है, ये मतलब ये माइकल फैराडे ने हमको लॉ दिया था कि भाई जब भी किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तब तक उस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होता है, और अगर कॉइल क्लोज होती है तो उसके अंदर करंट भी बनता है। मतलब हमने इसका फॉर्मूला देखा था ना कि E इक्वल टू आया था माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। ई इक्वल टू आया था माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। ई क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF है। फाइव क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाइव बी से लिख दो कि मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब तक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, और यहाँ पे बाई चांस फ्लक्स चेंज कांस्टेंट हो गया तो EMF इंड्यूस जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तब करंट भी जीरो हो जाएगा। ये हमको दिया था माइकल फैराडे ने लॉ कि भाई हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस ला सकते हैं। किसी कॉइल के अंदर पोटेंशियल का हम डिफरेंस ला सकते हैं। ठीक है, EMF इंड्यूस कर सकते हैं। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, इंड्यूस का मतलब कि जादू से आ जाना। भाई यहाँ पर कोई बैटरी थोड़ी लगी है कि पोटेंशियल डिफरेंस बना रही है, यहाँ पर तो सिर्फ हम क्या बोलते हैं फ्लक्स चेंज करके यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ला रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस हो रहा है। और आपको थोड़ी बहुत याद होगी, तो हमने यहाँ पर एक रॉड का केस लिया था, आपको याद होगा कि रॉड भाई जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता था, ठीक है, रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स का फॉर्मूला लिखा था IBL। और ये फोर्स हमने किस तरह से डिफाइन किया था, आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद मान लो ये जो है इस तरह से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और मान लो तीनों तीन परपेंडिकुलर है, थोड़ा बहुत याद कर लो तो भी अपना काम चल जाएगा। तो होता क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करता था पूरा भाई, v क्रॉस b से फोर्स ऊपर आता। देखो v क्रॉस अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स ऊपर की तरफ आता है, तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव करता है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता था और यहाँ पे आ जाता था पॉजिटिव चार्ज। उसकी वजह से क्या होता था, देखो यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो हाई पोटेंशियल बन गया, यहाँ पे देखो लो पोटेंशियल बन गया, और भाई यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक और हमने देखा था कि यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, आपको याद हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव तक एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन पे लें, तो देखो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फोर्स है ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये वाला, मतलब सॉरी QVB, ये जो फोर्स है ना F इक्वल टू QVB, ये लग रहा था नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। भाई वैसे तो ऊपर की तरफ आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, नीचे तरफ लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे ये बनती थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको याद होगा तो। ठीक है, और बिकॉज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता था, और हम इन दोनों को बैलेंस करके हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था F इक्वल टू IBL। अगर आपको नहीं आता तो एक बार देख भी लो, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। मैं बताना क्या चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे अगर कोई क्लोज कॉइल होती है ना, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस आता है उसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर इंड्यूस होती है। जैसे आपको दूसरा एग्जाम्पल दूँ, एक क्लोज कॉइल का दूँ। यहाँ पे मान लो मेरे पास एक क्लोज कॉइल है, तब अच्छे समझोगे आप। ये क्लोज कॉइल है, मान लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड डायरेक्शन में है, मान लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमको जो है करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तो यहाँ पे क्या है कि करंट इंड्यूस होगा, और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम लेंज लॉ की मदद से। कि भाई मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, ऐसा मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज कर रही है, तो हम चाहेंगे कि इंड्यूस करंट कुछ ऐसा बने कि भाई इस एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो इंड्यूस करंट कुछ इस तरह से बनेगा बाहर की तरफ, ठीक है, जिससे कि अपोज करे इसको, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है ना। तो आपने चैप्टर नंबर 6 में सीखा होगा कि लेंज लॉ कहता क्या है कि जो भी हो रहा है उसको अपोज करो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, हम चाहते हैं कि वो डिक्रीज हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस करंट जो है कुछ इस तरफ बनेगा। इसलिए ये है मेरा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे इस तरह से ये कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, किसी इंस्टेंट पर डायरेक्शन निकालो तो भाई इस इंस्टेंट पर ही इसका टेंजेंट ले लो, डायरेक्शन हो जाएगा। ये इंड्यूस करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो कर रहा है। तो भाई करंट किस तरह से फ्लो करता है अगर आपको बताऊं, तो करंट फ्लो करता है बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मोशन कर रहे हैं। ठीक है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन मोशन कर कैसे रहे हैं, क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसे मोशन कर सकते हैं? बिकॉज जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला आता है, आप देखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है Q इंटू वी इंटू बी। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ना सिर्फ मूविंग चार्ज पे लगती है, तो इनिशियली तो ये चार्ज रेस्ट पर होंगे, तो भाई इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने के लिए हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड तभी लगेगा जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं ना वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो मोशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मोशन कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि जब भी करंट इंड्यूस हुआ है, बताओ करंट क्यों फ्लो कर रहा है? आप सोचो, खुद ही सोचो करंट क्यों फ्लो कर रहा है। आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा करंट तभी फ्लो करता है जब होता है पोटेंशियल का डिफरेंस, जब होता है पोटेंशियल का डिफरेंस। मतलब यहाँ पे करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, मतलब इस तरह से पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ये पॉइंट होगा हाई पोटेंशियल और ये पॉइंट होगा करंट जो हाई से लेकर लो तक फ्लो करते हैं। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ही नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, और पोटेंशियल का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, E इक्वल टू वी हम लिखते थे ना, V इक्वल टू ई डॉट डी आर, वी इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट, ये तो लिखते थे हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एल, ई इंटू एल पोटेंशियल लिखते थे।
तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए पोटेंशियल का डिफरेंस है और इसलिए यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। मतलब यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या तो ऐसा बोलो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी। मतलब मान लो कि करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करो इसको। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगी, इतना याद रखो आप। जैसे मान लो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, ये करंट का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन निकाल रहा हूँ, वैसे तो सर्कुलर में है लेकिन किसी एक इंस्टेंट पर करंट का डायरेक्शन निकालो तो इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है इस तरफ बनेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो तो इस तरफ बनेगी, यहाँ पे देखो इस तरफ, यहाँ पे देखो इस तरफ, यहाँ पे देखो इस तरफ। तो आप देखो पूरा सर्कुलर फैशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है जो कि करंट के डायरेक्शन में है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल जो माइकल फैराडे ने लॉ दिया था ना, वो उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं दिया था। उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। एक्चुअल जो उनका लॉ था वो इस तरह से था कुछ। मैं E इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, देखो E इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं E डॉट डी आर। E क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। E क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो डेल्टा V इक्वल टू मैं E डॉट डी आर लिख सकता हूँ ना, तो इंटीग्रल E डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। एक्चुअल जो माइकल फैराडे का लॉ था ये था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। दिस वाज द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ माइकल फैराडे। इन्होंने ये लॉ तो दिया था पर उनका एक्चुअल स्टेटमेंट क्या था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने को, देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है डीबी बाई डी टी, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से यहाँ पर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब भाई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ माइकल फैराडे। मैं आपको इतनी देर से यही बात समझाना चाहता हूँ कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड change in magnetic field ऐसा लिख दो, if there is ऐसा लिख दो, if there is change in magnetic field, electric field is induced in it. Electric field is induced इन इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको आप जो है नोट कर लो, सेकंड 2 स्टार 3 स्टार पॉइंट दे सकते हो कि भाई माइकल फैराडे का एक्चुअल स्टेटमेंट ये था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। ठीक है, ये एक्चुअल स्टेटमेंट था। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट था जो कि 1831 में था, तो उन्होंने एक्चुअल ये स्टेटमेंट दिया था। मैं आपको इतनी देर से ये समझाना चाहता हूँ कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस था ना उसको E डॉट डी एल भी लिख सकता हूँ मैं, V इक्वल टू E डॉट डी एल। क्लोज इंटीग्रल इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्लोज पाथ में फ्लो कर रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्लोज इंटीग्रल लिख दिया है। तो E डॉट डी एल देखो वही फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ से उठा के, इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंड्यूस होगा। ये किसका स्टेटमेंट था, ये माइकल फैराडे का स्टेटमेंट था। ये किसका स्टेटमेंट था, माइकल फैराडे का। अब हम धीरे धीरे समझने वाले हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, उसके ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात समझ पड़ेगी आपको, तब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बात किसका स्टेटमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये माइकल फैराडे का स्टेटमेंट है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कहानी में नए साइंटिस्ट का रोल आएगा जो कि है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो कि है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो अब कहानी में नए साइंटिस्ट आए, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं। ठीक है,
बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट में इनका नाम भी लिया जाता है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने क्या किया है, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को एक साथ कंबाइन करके रख दिया है। तो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन किए हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्कवरीज किए हैं जो कि अभी तक हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो इन्होंने क्या कहा समझो, माइकल फैराडे ने क्या बोला कि भाई जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। एक्चुअल स्टेटमेंट ये था। माइकल फैराडे ने क्या बोला कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या कहा, आप सुनो। इनका एक लाइन जो कि इनको नोबेल प्राइज दिला दिया, वो लाइन क्या है इनका समझो। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि नेचर हैज सिमेट्री, नेचर हैज सिमेट्री। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि नेचर में सिमेट्री है भाई। मतलब अगर एक चीज ऐसे से ऐसा हो रहा है तो वहां से ऐसा भी होगा। जैसे हमने पढ़ा कि करंट, देखो क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना कि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो हमने फिर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बन सकता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था कि करंट कैरिंग कॉइल है, हमने चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ा था ना कि करंट कैरिंग कॉइल है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, हमने ये पढ़ा। चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़ा हमने कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से हम करंट बना सकते हैं, इंड्यूस करंट बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नेचर में सिमेट्री है। अगर ये करंट चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से करंट भी बन सकता है, ठीक है। उन्होंने कहा नेचर में सिमेट्री है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि if there is change in magnetic field, या तो ऐसे लिख दो, if electric field is induced, if electric field is induced with change in magnetic field, चेंज इंपॉर्टेंट है, हाँ चेंज वर्ड इंपॉर्टेंट है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड विद चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, then magnetic field can also be induced, magnetic field can also be induced by change in electric field, by change in इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इनका स्टेटमेंट है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैग्नेटिक फील्ड की, देखो क्या लिखा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड विथ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हो सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हो सकता है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने कहा नेचर में सिमेट्री है। इसका इन्होंने कोई प्रूफ, मतलब इसके बाद में इन्होंने प्रूफ दिया था, लेकिन जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था तब इसका इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, इसका इन्होंने कोई प्रूफ दिया ही नहीं कि भाई, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि नेचर में सिमेट्री है भाई। अगर ऐसा हो रहा है मतलब एक से ऐसा हो रहा है तो ऐसे से ऐसा भी होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की वजह से बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से भी बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इन्होंने ये बात कही। अब भाई उस समय की बात है कि ये बात को मानने के लिए कोई रेडी नहीं था, तो ये बात के लिए सबको प्रूफ चाहिए। भाई ऐसे भी कोई बात बोल दोगे तो कोई मानेगा, उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए। तो उसके लिए प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये बात को प्रूफ करने के लिए कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दी है तो मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। इस बात को उस समय तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। उस समय सब यही जानते थे कि भाई करंट कैरिंग कॉइल है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, दूसरा कोई तरीका नहीं मैग्नेटिक फील्ड बनाने का। मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, ये जानते थे। लेकिन ये बात को मानने के लिए कोई राजी नहीं था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज करने की वजह से बन सकती है मैग्नेटिक फील्ड।
तो इस बात को प्रूव करने की वजह से, इस बात को प्रूव करने के लिए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया वो थोड़ा बहुत हम समझते हैं, ठीक है। ये बात समझ पड़ गई, ये स्टेटमेंट नोट कर लो। ये स्टेटमेंट दिया है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। और इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक नया टर्म, डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टर्म आता है, उसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट, अब इनके एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझना आप। उस समय की बात है कि सबको यही पता था कि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, सबको यही पता था। दूसरे किसी सोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन नहीं सकती, उनको यही पता था, ठीक है। तो मैक्सवेल के लिए भी बहुत टेंशन की बात थी, सब यही मानते थे कि भाई करंट कैरिंग कॉइल है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, दूसरा कोई सोर्स नहीं है मैग्नेटिक फील्ड बनाने का। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की वजह से बन सकता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात को प्रूफ करने के लिए उनके पास कोई स्टेटमेंट नहीं था, तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया और उन्होंने इस बात को प्रूफ करने के लिए किया एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया, उनका एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, देखो ध्यान से। उन्होंने लिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उन्होंने क्या लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बारे में आपने पढ़ा ही होगा, थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ करता हूँ इसको। और यहाँ पर है मेरे बैटरी और यहाँ पर है स्विच, ठीक है। अभी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है अनचार्ज है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसके पास अभी। ठीक है, तो ये इनके चार्ज का मतलब ये इनके एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। तो देखो होता क्या है, आप धीरे धीरे एक एक बात समझो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे t=0 पर स्विच क्लोज करूँगा, t=0 पर स्विच क्लोज करूँगा। तो होगा क्या, बिकॉज यहाँ पे बैटरी लगी है, तो क्या होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज वाला है और ये नेगेटिव चार्ज वाला है। होगा क्या, यहाँ पे देखो इनिशियली तो अनचार्ज है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट कर देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, इस तरह से हो। या तो ऐसे समझ लो आप कि भाई ऐसे समझ लो कि यहाँ से आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, कुछ किसी तरह से भी समझ सकते हो आप। यहाँ से हमने निकाला बैटरी है, बैटरी से हमने निकाला इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जाके डिपॉजिट किया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर से यहाँ पे जाके डिपॉजिट किया। ठीक है, तो मतलब हमने t=0 पर स्विच क्लोज किया तो धीरे धीरे होने लगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एट t=0 switch is closed, so charging of capacitor starts। आपने थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी होगी। भाई हम t=0 पर स्विच क्लोज करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे डिपॉजिट हुआ। ठीक है, तो क्या हो, t=0 पर हमने स्विच क्लोज किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मोशन करना शुरू किया और धीरे धीरे क्या है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और धीरे धीरे क्या है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब धीरे धीरे जो है यहाँ पे चार्ज जो है इकट्ठा होता गया और धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज बढ़ता गया, यहाँ पे चार्ज बढ़ता गया। ठीक है, और आपको पता है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में इन्फिनिट टाइम बाद जो है कैपेसिटर पूरा फुल्ली चार्ज हो जाता है। मतलब ये धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है और बहुत लंबे समय बाद कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो जाता है। ये कहानी होती है, हमको पता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है तो आप बोल सकते हो करंट जो है इसके अपोजिट फ्लो कर रहा होगा। करंट निकलता है ना पॉजिटिव टर्मिनल से, तो करंट जो है यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा इस तरह से। या तो ऐसा बोलो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो कर रहा है, या तो ऐसा बोलो करंट जो है यहाँ से निकल के करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। क्लियर है, तो मतलब करंट जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब दूसरी बात, अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग कॉइल है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ पहली बात कि इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, एक पॉइंट बोलता हूँ जो कि ए
और एक पॉइंट अंदर का पॉइंट लेता हूँ इसके बीच का, जो कि बोलता हूँ बी। ठीक है, जो कि बोलता हूँ बी। अब सबसे पहली बात कि ए पर क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रही है? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ए पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रही है क्या? तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि यहाँ पर फ्लो कर रहा है करंट। यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है? करंट। तो यहाँ पर बननी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, एक पॉइंट पर बननी भी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। भाई करंट कैरिंग कॉइल आपने पढ़ा ही है कि करंट कैरिंग कॉइल होता है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इसके लिए हमने लॉ सीखा है, बायो सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? देखो ध्यान से, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। ये किसका लॉ है? ये किसका लॉ है? ये एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये किसका लॉ है? एम्पियर सर्किटल लॉ कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर मैं क्लोज लूप लेता हूँ इस तरह से, तो उसके अंदर देखो करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे करंट है अंदर, क्लोज लूप के अंदर करंट है। बी डॉट डी एल, अगर मान लो इसका रेडियस आर है तो डी एल इक्वल टू आप 2πr लेते थे और मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और हम यहाँ पर, तो हमको पता चला कि ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, हमको पता चला ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, और उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं हम, अलग तरीके से उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। भाई करंट इस तरह फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे इस तरह से, देखो करंट इस तरह फ्लो कर रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरफ से, देखो मतलब यहाँ पे बाहर आ रही होगी, मतलब यहाँ से डॉट और यहाँ पे क्रॉस, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से अंदर जा रही है। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये जैसे मान लो ये करंट है तो ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने यहाँ पे कंपास रख के चेक भी किया तो भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। तो एट पॉइंट ए लिखो यहाँ पे, एट पॉइंट ए मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से पूछ लिया। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ ने कहा गया कि भाई यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब बी पॉइंट पर आए। अब बी पॉइंट से हम पूछते हैं भाई एम्पियर भाई कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को कहेगा क्या कि भाई यहाँ पर नेट करंट होना चाहिए। तो आप बोलोगे अंदर तो कोई करंट नहीं है। भाई दो कैपेसिटर के बीच में प्लेट में कोई करंट है? कोई भी करंट नहीं है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से कि यहाँ पर कोई करंट नहीं है, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से यहाँ पर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड 0। सोचो कि एट पॉइंट, ये एट पॉइंट ए का है, ये क्या है? एट पॉइंट ए। ओके, और एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी होना क्या चाहिए भाई? बी डॉट डी एल। सोचो कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट। भाई यहाँ पे अगर लूप लूंगा तो इसके अंदर कोई करंट नहीं आएगा, ये करंट तो 0 है, और उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। भाई एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या कहा कि भाई यहाँ पर कोई करंट नहीं है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। ये किसने कहा? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे बी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी चाहिए। तो हमने भाई यहाँ पर कंपास रख के चेक किया, हमने कंपास रख के चेक किया ना, तो यहाँ पर कंपास जो है डिफ्लेक्ट हुआ। क्या है? यहाँ पे कंपास डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे हमने कंपास रख के चेक किया तो कंपास जो है डिफ्लेक्ट किया, और यहाँ पर भी हमने कंपास रख के चेक किया था तो कंपास जो है डिफ्लेक्ट किया था। ठीक है, बी पॉइंट पर हमने रखी है, कंपास चेक किया, कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। मतलब क्या है कि बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो भाई एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि इतने बड़े साइंटिस्ट थे, एम्पियर, तो करंट का यूनिट है एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। भाई देखो उनके फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने कंपास रख के चेक किया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ये बात जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को शॉकिंग लगा, भाई बीच में मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से?
पता है भाई, उन्होंने कहा नेचर में सिमेट्री है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। तो आपको पता होगा कि भाई कैपेसिटर का प्लेट है, उसके बीच में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन उस टाइम पे बहुत शॉकिंग की बात थी कि बीच में भाई ना ही कोई करंट है, ना ही कोई करंट का सोर्स है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आई तो आई कहाँ से? तो इसका होता क्या है एक्चुअली कि यहाँ पे चार्ज हो रहा है, धीरे धीरे क्या है कि यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंक्रीज हो रही है। मतलब ऐसा बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने की वजह से अंदर बनता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की वजह से अंदर बनता है मैग्नेटिक फील्ड। ये बात एम्पियर सर्किट लॉ जानते थे पहले से। उन्होंने कहा नेचर में सिमेट्री है, उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने दिखाया कि एम्पियर लॉ के हिसाब से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आई, और मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है। और किसकी वजह से आई? ये आई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो यहाँ पे लिखो कि एट पॉइंट बी there is magnetic field, okay, means B is not equal to 0, and also its magnitude and direction is equal to मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। मतलब दूसरी बात शॉकिंग क्या है ना कि बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो आई, ऑल्सो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ए पॉइंट के बराबर है। मतलब ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वही मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पे भी है। समझ रहे हो? उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ सेम है। ये बात भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। यहाँ पर भी हमने कंपास रख के चेक किया, यहाँ पर भी हमने कंपास रख के चेक किया। कंपास ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा मतलब क्या है कि उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो हमने चेक किया कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन का रेट सेम है और प्लस डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, उसे उन्होंने मतलब ये बात उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब ये बात उनको पब्लिक को एक्सप्लेन करना है, और ये बात उनको पब्लिक को एक्सप्लेन करना है कि भाई यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज करने की वजह से आई है। ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज करने की वजह से आई है। तो भाई उस समय की पब्लिक थी, उस समय पब्लिक क्या जानती थी कि भाई करंट कैरिंग कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो उनको मैक्सवेल को बताना था कि बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। लेकिन पहले के जमाने लोग क्या सोचते थे, भाई करंट कैरिंग कॉइल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर सर्किट लॉ ने कुछ उनको उसी तरह से समझाने की कोशिश की। भाई तुमको तुम्हारी भाषा में समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है एक्चुअली में यहाँ पे। तो एम्पियर सर्किट लॉ ने एक टर्म दिया। क्या दिया उन्होंने? एक टर्म। अब समझो यहाँ पे इतनी बात तो समझ गए कि दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब भाई इसको प्रूव करना है उनको। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि इनसाइड द कैपेसिटर, सुनो देखो अंदर तो कोई मीडियम नहीं है, ये भी समझ लो। अंदर तो वैक्यूम समझ सकते हो, एयर समझ सकते हो। यहाँ पर तो एक कंडक्शन करंट वायर था, लेकिन अंदर कोई मीडियम नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि इनसाइड द कैपेसिटर, उन्होंने अब उनको उनकी भाषा में समझाने की कोशिश किया कि भाई तुम लोग मानते हो ना करंट कैरिंग कॉइल की वजह से होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा। उन्होंने क्या बोला कि इनसाइड द कैपेसिटर there is a current which is known as displacement current, मतलब अंदर भी उन्होंने क्या बोला कि देखो बाहर से करंट फ्लो कर रहा है, उन्होंने बोला अंदर भी एक तरह का करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट।
क्या बोला उन्होंने? बोला बाहर तो उन्होंने बोला करंट फ्लो कर रहा है, बाहर जो करंट फ्लो कर रहा है ना उसका नाम है कंडक्शन करंट। उन्होंने क्या बोला कि बाहर जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है ना इसका नाम है कंडक्शन करंट। मतलब जो करंट वायर में फ्लो करता है IC जो कि होता है कंडक्शन करंट, इसकी वैल्यू होती है dQ/dt। ठीक है, जो करंट वायर में फ्लो कर रहा है उसको आप बोलो कंडक्शन करंट, और अंदर मानो कि भाई एक तरह का करंट फ्लो कर रहा है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। जिसका क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने समझा दिया कि भाई अंदर एक तरह का करंट फ्लो कर रहा है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ करंट फ्लो कर रहा होगा तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को एक्सप्लेन किया कि भाई बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अंदर उन्होंने एक टाइप का करंट माना जो कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वो करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वो करंट चार्जेस की वजह से नहीं है भाई, बीच में कोई चार्ज है? बीच में कोई चार्ज नहीं है, बीच में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है, कोई चार्ज नहीं है बीच में। चार्ज यहाँ पर है, चार्ज यहाँ पर है, पर बीच में कोई चार्ज नहीं है। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये बना है बिना चार्जेस की वजह से, ये बना है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने की वजह से। तो यहाँ पे लिखो 2-3 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। तो उन्होंने पब्लिक को समझाया कि डिस्प्लेसमेंट करंट, और उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि भाई जो अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना वो इक्वल टू बाहर का जो करंट है कंडक्शन करंट, दोनों इक्वल हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट और बाहर का जो कंडक्शन करंट है दोनों मतलब उसकी वैल्यू जो है इक्वल है। ठीक है, लेकिन ये दूसरे प्रकार का करंट है, ये I = dQ/dt वाला करंट नहीं है, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला करंट है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा अलग आएगा। हाँ, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, बट फॉर्मूला अलग है। भाई दूसरी तरह का करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज करने की वजह से बना है। लेकिन उन्होंने कैसे बोला कि भाई दोनों करंट इक्वल है? क्योंकि भाई हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल आ रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड का निकालते हैं हम कि μ0I/2R। भाई अगर डिस्टेंस सेम लो तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्टली करंट पे डिपेंड कर रही है ना। तो भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रही है मतलब क्या है कि दोनों के अंदर करंट भी सेम होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट बराबर होते हैं। क्लियर है? 2-3 पॉइंट आप नोट कर लो, आपके बुक में मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। सबसे पहली बात या चलो लिख देता हूँ मैं, आप उसको नोट करो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे कि भाई कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होते कैसे हैं। या तो एक काम करता हूँ कि पहले मैं प्रूफ करा देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट बराबर हैं, उसके बाद जो है हम इसका पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ दैट IC = ID। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में तो डायग्राम बनाता हूँ कि भाई मेरे पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पर बैटरी है, ओके, यहाँ पर स्विच लगी है, t = 0 पर हम स्विच क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है IC, अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है ID, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है। देखो वैक्यूम, देखो बीच में कोई एरिया नहीं, कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है ना, इसकी वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट जो है फ्लो कर रहा है। क्लियर है? ओके, अंदर जो फ्लो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे जो मीडियम है वो ε0 है। क्लियर है? चलो अब अच्छा, पहली बात तो IC = ID। दूसरी बात जो मैक्सवेल ने ना, उन्होंने ID का इक्वेशन दिया था। ID का जो इक्वेशन आता है वो आता है ε0 d∅e/dt, ε0 d∅e/dt, ये इन्होंने इक्वेशन दिया था। ये आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन। अब हमको प्रूव करना है कि भाई ये जो इक्वेशन है ये कंडक्शन करंट के बराबर आती है। कंडक्शन करंट होता क्या है? कंडक्शन करंट होता है dQ/dt बाय चार्ज पर यूनिट टाइम। लेकिन ये जो करंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज करने की वजह से बना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये करंट बना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये cos थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसलिए इनका जो फॉर्मूला है देखो ध्यान से, ε0 d∅e/dt, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो करंट है देखो मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। देखो ε0 मीडियम है,
ठीक है। इसलिए भाई क्योंकि भाई अलग अलग मीडियम में देखो इधर फ्री स्पेस है तो मीडियम पर डिपेंड कर सकता है। तो आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट। हमको प्रूफ करना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों बराबर हैं। तो किस तरह से प्रूफ करेंगे, हम यहाँ से इक्वेशन शुरू करते हैं। देखो आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, अच्छा इसका यूनिट एम्पियर होगा, हाँ बिकॉज करंट है ना, इसको करंट इसलिए बोला गया क्योंकि पहले जो आने मानते थे भाई करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसलिए इसका भी नाम दे दिया गया करंट। क्लियर है। तब देखो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, तब किस तरह लिख सकता हूँ, डी ऑफ फाई क्या लिख सकता हूँ मैं कि ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। मान लेता हूँ कि यहाँ पर थीटा और उसके बीच में एंगल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर दोनों, अगर यहाँ पर सरफेस लेता हूँ एरिया वेक्टर भी इस तरफ आएगा तो थीटा 0 हो जाएगा। तो ई ए, ठीक है, अपॉन ये डी ऑफ ई ए अपॉन डी टी। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो हमने पढ़ा है कि भाई एक प्लेट अगर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने पढ़ा है कि अगर भाई इन्फाइनाइट एक प्लेट होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है कि नहीं चैप्टर नंबर 1 में। तो यहाँ पर 2 प्लेट्स होती थी, देखो यहाँ पर 2 प्लेट्स हैं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बन के आती थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा वैल्यू क्या होती थी, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकता हूँ। ठीक है, एक इसकी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो एप्सिलॉन नॉट डी ऑफ क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि ए कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट तो मीडियम है वो तो बाहर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ रहा है डी क्यू बाई डी टी, ये दोनों कैंसिल और ये इक्वल टू आ गया डी क्यू बाई डी टी। इन्होंने मैथमेटिकल प्रूफ भी दे दिया कि भाई कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर है। लेकिन ऐसा मत समझना कि भाई ये दोनों करंट की मतलब दोनों सेम सोर्स से बने हुए हैं, ये चार्ज की वजह से बना है और ये जो करंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने की वजह से बना है। तो इन्होंने मैक्सवेल ने प्रूफ कर दिया कि भाई वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना ना अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। ये बात का प्रूफ दे दिया जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा कभी कभार क्या होता है कि चलो इसको रफ कर देता है, तो प्रूफ है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ज़्यादा हार्ड नहीं आते। कभी कभार करते क्या है कि यहाँ पर अलग अलग वैल्यू चेंज करते हैं, तो होता क्या है देखो ध्यान से। तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई की जगह पर ई ए, डी ऑफ ई ए बाई डी टी। और कभी कभार देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर दे ना तो जो डी लिखा है ना उसको वी बाई एल लिख देना, बस खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वी बाई डी लिख दो या वी बाई एल लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि एप्सिलॉन नॉट ए और डी कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी बाहर, अंदर बच रहा है डी वी बाई डी टी। ये किसकी वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू है। तो कभी पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में पूछते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो करंट की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। कैपेसिटेंस दिया हो तो एप्सिलॉन नॉट सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो कैपेसिटेंस भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कैपेसिटेंस दिया हो और पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज दिया हो, करंट पूछा हो, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर है, इसके बेस पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हम रैपिड फायर राउंड में लेने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट करंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको आप लिख लो। पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है थोड़ा बहुत लिख लो। 2-3 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी कि इट इज नॉट अ कन्वेंशनल करंट, मतलब हम जो करंट पढ़ते हैं वो चार्जेस वाला वो करंट नहीं है ये। ठीक है, इट इज नेम्ड एज करंट
बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हमने इसको करंट का नाम क्यों दिया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। बाकी अंदर क्या हो रहा है? अंदर तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है। हमने सिर्फ माना है कि भाई अंदर करंट फ्लो कर रहा है। और क्यों उसका हमने करंट का नाम दिया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, तो इट इज नेम्ड करंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेकेंड, दिस करंट is produced until and unless, मतलब जब तक there is change in electric field, भाई जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा ना तब तक ही करंट रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज खत्म तो करंट भी खत्म। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है डिस्प्लेसमेंट करंट की। ठीक है, ये ऐसा करंट नहीं कि चार्ज से बना है, ये ऐसा करंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज करने की वजह से बना है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज जीरो हो जाएगा, ये करंट जो है जीरो हो जाएगा। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो ध्यान से, अब हमने एक बात कही थी आपको, अभी हमने समझाया था, उसके अंदर क्या बात कही थी उसको मैं आपको बताता हूँ। और डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से ना एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी जो सॉल्व हो गई। हमने पढ़ा है कि भाई कैपेसिटर है इस तरह से, देखो ध्यान से, ये कैपेसिटर है और यहाँ पे बैटरी लगी है और ये, ठीक है, तो भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर तो करंट फ्लो कर रहा है। देखो पहले जो आने के लोग को ये भी डाउट था, हमने कैपेसिटर पढ़ तो लिया है लेकिन बाहर तो करंट फ्लो कर रहा है, तो भाई अंदर किस तरह का करंट फ्लो कर रहा है? तो पहले जमाने में ये भी डाउट था। पहले जमाने में क्या डाउट था? प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कि पहले जो है ना डाउट था कि भाई बाहर तो करंट फ्लो कर रहा है, अंदर यहाँ पे खाली मीडियम है, तो करंट कैसे यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है? ठीक है, तो पहले जो है लो में ये भी डाउट था। तो जब एक डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्सेप्ट आया ना, तो प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी भी सॉल्व हो गया कि भाई अंदर फ्लो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट, बाहर फ्लो कर रहा है करंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट हैज सॉल्व्ड, डिस्प्लेसमेंट करंट हैज सॉल्व्ड प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट ने कंटिन्यूटी वाला जो प्रॉब्लम था उसको भी सॉल्व कर दिया। ठीक है भाई, पहले जो है बोलते थे लोग कि भाई बीच में करंट कहाँ गया, तो उसको नया टाइप का करंट आ गया जो कि है डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, दूसरी बात कि हमने पता है यहाँ पे एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ली थी, बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ली थी, तो हम एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से, एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी 0 बाय इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई यूनिट की अगर बोल रहे थे, तो इनके हिसाब से जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रही थी, मतलब जो एम्पियर सर्किट लॉ था ना ये इनकंसिस्टेंट था, इनकंसिस्टेंट। देखो जो मैक्सवेल है ना, इन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ में मिस्टेक ढूंढ लिया था, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। ओके, मतलब ये एम्पियर सर्किट लॉ इस पॉइंट पर इनकंसिस्टेंट था, मतलब भाई एक लॉ है वो तो हर जगह वैलिड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो गलत आंसर दे रहा था। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थी, तो जो एम्पियर थे ना उन्होंने इस लॉ में सुधारा किया। उन्होंने क्या किया? इस लॉ को मॉडिफाई किया, उन्होंने इस लॉ को मॉडिफाई किया और उन्होंने इस लॉ में अपना भी नाम ऐड कर दिया। उन्होंने क्या किया? जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया कि इस लॉ को मॉडिफाई किया, क्योंकि ये लॉ मिस्टेक कर रहा था, तो इस लॉ को मॉडिफाई करके, मॉडिफिकेशन लिखो यहाँ पे कि मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इस लॉ को उन्होंने मॉडिफाई किया। इसमें मिस्टेक आ रही थी ना, बी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड तो 0 बता रहा था लेकिन एक्चुअल में तो है,
तो इसको मॉडिफाई करते हुए जो मैक्सवेल थे उन्होंने क्या लिखा इस लॉ को, इंटीग्रल बी डॉट डी एल, यहाँ तक तो सही है सब, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, इन्होंने जो आई करंट है ना आई नेट, उसको उन्होंने आई सी प्लस आई डी लिखा, आई सी प्लस आई डी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आएगी। तो भाई अब मैच कर रहा है, देखो ध्यान से, बाहर क्या होगा इस ए पॉइंट पर, यहाँ पर तो कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ कंडक्शन करंट है। तो एट पॉइंट ए पर क्या होगा कि आई डी इक्वल टू 0 होगा और आई सी इक्वल टू नॉन 0 होगा। तो उस पॉइंट पर ये वर्क कर जाएगा, यहाँ पर हम लूप देंगे उसी हिसाब से वर्क करेगा। और बी पॉइंट पर क्या होगा, बी पॉइंट पर आई सी इक्वल टू 0 होगा और आई डी इक्वल टू नॉन 0 होगा। तो बी पॉइंट पर ये वर्क कर जाएगा, ठीक है, उसी हिसाब से इसका इक्वेशन आएगा। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट पर वैलिड होने लगा अब। तो इस लॉ को उन्होंने मॉडिफाई किया, जो कि हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, और इस लॉ को हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्या बोलते हैं इस लॉ को, हम क्या बोलते हैं, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, एम्पियर मैक्सवेल, इसे कैपिटल लिखो, साइंटिस्ट के नेम कैपिटल लिखा जाता है, इक्वेशन। क्लियर है, बिकॉज भाई इसको जो मॉडिफिकेशन किया किसने किया, मैक्सवेल ने, इसलिए उन्होंने अपना भी नाम ऐड कर दिया इसके अंदर, और इस लॉ का मॉडिफिकेशन करके उन्होंने बताया कि ये एम्पियर मैक्सवेल का इक्वेशन है। क्लियर है, इस तरह के इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। पहला प्रॉब्लम कि भाई कंटिन्यूटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, दूसरा प्रॉब्लम कि भाई ये जो लॉ है ये इनकंसिस्टेंट था किसी किसी जगह पर, तो उसको भी इन्होंने सॉल्व कर दिया। तीसरा भाई हमने एक तो चीज़ हमने सीख लिया कि मीडियम मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए चार्ज जरूरी नहीं है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए चार्ज जरूरी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करे उसकी वजह से बन सकता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ हम झुकने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको नोट करने वाली बात है कि हमने जो स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था, आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो यहाँ पर ही देख लो कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे देखो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रही है सर्कुलर फैशन में, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो ध्यान से कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और स्टार्टिंग में भी हमने केस डिफाइन किया था ना ये वाला, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बन रही थी। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी ना वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी। तो अब लेक्चर से जाते जाते दो बात याद रखो, आप दो बात याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखो यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज म्यूचुअली, ऑलवेज मत लिखो, चलो लिख दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपके सिलेबस में तो ऑलवेज ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमने देखा स्टार्टिंग में कि हमने जब मैग्नेटिक फील्ड से बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रही थी। और अभी हमने देखा कि यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इसके परपेंडिकुलर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड थी। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं। तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज करने की वजह से बन रही हो मैग्नेटिक फील्ड, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की चेंज करने की वजह से बन रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए। ओके, तो इस लेक्चर को पूरी तरह से रिवाइज करके आइएगा। उसके बाद हम सीखेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और हम देखेंगे किस तरह से मैक्सवेल ने चारों इक्वेशन को एक पूरी तरह से क्लब करके कंबाइन कर दिया। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।